हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं आपसे बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है। देखिए, रोज़ाना तरह तरह की बातें बाहर आ रही हैं और हम हर मामले में गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ जुल्म कर रही है। लेकिन गौर से अगर देखिए कि अगर यूनिवर्सिटी के ऊपर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना होता या गवर्नमेंट एड ना देती या गवर्नमेंट के लोग ना होते तो हम यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी बेच देते। जहाँ जहाँ हमारा मौका लग रहा है हम वो सब कर रहे हैं। ज़मीनों पे कब्जा है यूनिवर्सिटी की दुनिया भर का। एडमिशन्स में भी कोई बहुत ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। अपॉइंटमेंट्स आप जानते हैं, यहाँ अपॉइंटमेंट रीजनलिज्म, कास्टिज्म, इन सब पे बेस्ड है। मुसलमान के नाम पर हम मुसलमान की बात नहीं करते। हम अपनी नस्लों की, अपनी फैमिलीज की, अपने बच्चों की बात करते हैं। मैं रिपीट करूं कुछ पुरानी बातें। जिस वक्त मुरली मनोहर जोशी ने गवर्नमेंट में वो थे एजुकेशन मिनिस्टर, तो एक मैसेज आया एमयू को, एक लेटर आया कि जो एमडी एमएस में आपकी सीट्स जनरल हैं, जो रिजर्वेशन है उसे छोड़ करके जो जनरल है उसमें 50% आप एडमिशन करेंगे, 50% गवर्नमेंट कोटे से होगी। तो नसीम साहब वाइस चांसलर थे, आई वॉज द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड कोर्ट बोथ। तो उनके जहन में एकदम से आया कि बेस्ड ऑन 1981 एक्ट, जिसे ये माना जा रहा था कि वो माइनॉरिटी स्टेटस हमें मिला हुआ है, हम इस गलत फहमी में थे। उन्होंने मीटिंग करी और ये कहा कि नो, वी आर ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्ट हम डिक्लेयर करते हैं कि वी आर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। और उस साल जब ये सब हो गया तो उनसे कहा गया साहब ये सब चीज़ें फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह में सब में कर दीजिए उससे। तो उन्होंने मेडिकल एमबीबीएस में भी उस चीज़ को यूज़ किया। ये है शॉकिंग। आगे देखिए, उस साल 130 एडमिशन्स हुए एमबीबीएस में, बिकॉज इट वॉज डिक्लेयर एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। तो 50% यानी 65 एडमिशन्स सिर्फ मुसलमानों की मेरिट लिस्ट बनी और 65 एक जनरल लिस्ट बनी। 65 यानी 50% एक जनरल लिस्ट चली गए। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक टू नो कि वो जो 65 की लिस्ट बनी मुसलमानों की सिर्फ मेरिट लिस्ट, उसमें एक भी बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पास आउट नहीं था, ना फ्रेश ना पुराना। सभी बच्चे मुसलमान थे लेकिन बाहर के थे। तो ये है हमारी मुस्लिम परस्ती में। सेकेंडली यूनिवर्सिटी की साख, जो हम कहते हैं हमारा ये नंबर है, हमें ये नंबर मिला, हम इस हैसियत के हैं। मैंने उस वक्त कहा एकेडमिक काउंसिल में भी कि इसका मतलब हुआ कि जो बॉटम पैस उन 65 मुस्लिम्स में, हमारा जो टॉपर है एमयू का 12th का, वो उससे भी नीचे है। तो या तो इन स्कूल्स को बंद कर दीजिए या इसका स्टैंडर्ड जरा इसे सुधारिए। लेकिन ऐसा ना हुआ ना होगा। क्यों? जब आप टीचर्स ही इस रिकमेंडेशन पर होते हैं, अपॉइंटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 10-15%, 20% तो बेस्ड ऑन मेरिट होते हैं, लेकिन 70-80% जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो रिकमेंडेशन से होते हैं। एक यहाँ एकेडमिक माफिया है उसके थ्रू होते हैं, जिसमें मेजोरिटी उस माफिया जो है वो गैंगस्टर्स, उसमें ज़्यादातर टीचर्स हैं, कोई बाहर के डकैत और चोर नहीं है। और इस वक्त भी जम के हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एडमिशन्स हो, सिक्योरिटी हो, डिस्टेंट एजुकेशन हो, प्रॉपर्टी हो, सब में लूट मची है। अगर किसी वक्त गवर्नमेंट ने ईमानदारी के साथ जुडिशियल इंक्वायरी करा दी, सीबीआई को तो ये है कि वहाँ भी देखा गया गोलमोल मामला हो जाता है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा
आउटकम नहीं आ पाता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप रिटायर हो गए तो आपकी जान बच जाएगी। रिटायर होने के 10 साल बाद भी इंक्वायरी हो सकती है, और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जो भी इन पोजीशंस पे हैं, देखिए दूसरी चीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कंट्रोलर ऑफिस में कोई घपलेबाजी है तो उसमें कंट्रोलर इन्वॉल्व है। कंट्रोलर ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, किस लेवल पर क्या हुआ नोबडी नोज, लेकिन गड़बड़ हो रही है। अभी जो रिसेंट आया था 20 करोड़ का मामला सेल्फ फाइनेंस और एनआरआई का, उसमें क्या हुआ, क्या आप लोगों को मालूम नहीं था? अब पकड़ा गया, इंक्वायरी बैठा दी। एनआरआई कोर्ट में जैसे $4,000 या $6,000 देना है उसे इंजिंग में, या सेल्फ फाइनेंस में उसे 30,000 या 40,000 देना। तो हुआ ये कि पहला इंस्टॉलमेंट तो बच्चों ने जमा करा दिया गया, और डिटेल ये निकल के आए कि बाद का कोई इंस्टॉलमेंट जमा ही नहीं हुआ और पास करके भी चले गए। और कुछ लोगों का ये कहना है कि 20 करोड़ तो ओपन हो गया, शायद ये इससे भी बड़ा है। दूसरी मैं एग्जाम्पल दूँ, अहमद शाहिद खान साहब थे जो रजिस्ट्रार भी रहे और प्रोफेसर थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मरहूम, लेट हैं। मैं अगर इज्जत करता था उनकी उतनी करता था, मुझसे उम्र में यूनिवर्सिटी में जूनियर थे, उम्र में मुझसे 1-2 साल बड़े थे, लेकिन लाइक माई फादर, जिनके लिए मैं कसम खा सकता हूँ कि 100% ऑनेस्ट एंड वेरी सिंपल पर्सन। उस तरह का आदमी मैंने ज़िंदगी में रियरली शायद 1-2 देखे होंगे। उन्हें यूनियन स्कूल का इंचार्ज बना दिया गया। उन्होंने 2 या 3 करोड़ की घपलेबाजी पकड़ी, और जब वो पकड़ी तो उन्हें थ्रेट किया गया, उन्हें अपनी जान बचानी भारी पड़ी। लेकिन वो थे मेवाती, उन्हें मेवातियों की सपोर्टर मिली, और जिन लोगों ने उन्हें धमकियाँ वो दी थी उन्हें घर से उठा के ले आए थे। तो उन पर काउंटर, हालांकि उन्होंने कहा नहीं था। उन मेवातियों ने भी ये कहा हुआ कि हम नहीं जानते कौन है अहमद शहीद का, सिर्फ हम ये जानते हैं वो मेवाती है और उसका बदला लेंगे। तो उन क्रिमिनल्स को सबको पकड़ के ले आए थे। तो जाहिर है हाथ डालने में दिक्कतें तो हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी वेज टू स्टॉप इट। हम तो बिल्कुल अंधे हो गए, हम तो उधर देख ही नहीं रहे, लीपा पोती करते हैं। और कोई बोलता है तो कहते हैं साहब इनका तो काम ही बोलना है, ये तो क्रिटिसाइज के अलावा कुछ करते ही नहीं। अरे अगर गलत को गलत नहीं कहेंगे तो सुधार आएगा कैसे? मैं अपनी एक एग्जाम्पल दूँ। मैं एसएस हॉल नॉर्थ का प्रोस्ट था, ये मैंने बहुत से दोस्तों को बताया। एक दिन बाई चांस एक बहुत बड़ा रजिस्टर होता है, इतना लंबा चौड़ा, यूँ इतना मोटा, उसके पन्ने खोले तो उसमें जो रोज़ाना का हर पेज पे कलेक्शन होता था, कितना पैसा कलेक्ट हुआ। और रूल ये होता था कि उस पैसे को उसी दिन, अगर देर से आया तो नेक्स्ट दिन बैंक में जमा हो जाना चाहिए, और बैंक की रसीद वसीद लगी होती थी। जब मैंने 1-2 पेज देखा तो देखा ये कि जनवरी में तो पैसा कलेक्ट किया और जमा हो रहा जुलाई में। तो मुझे हुआ ये 6 महीना पैसा रखा कहाँ और क्यों नहीं जमा किया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैंने एक पेज का टोटल किया, टोटल बना 5 लाख कुछ हज़ार, नीचे लाइन खींच के लिखा हो 3 लाख समथिंग। मैं कही 2 लाख कहाँ? और उस पेज के ऊपर सिग्नेचर किसी के नहीं, ना अकाउंटेंट के, ना पैसा कलेक्ट करने वाले किसी के नहीं। तो मैंने कहा, मैं कि पूरा तो मैंने ठेका नहीं लिया यूनिवर्सिटी का, लेकिन मैं 1 साल का चार्ज कर चेक करता हूँ। 1 साल का चेक किया। और ये भी बताऊँ, मुझसे पहले मुजफ्फर साहब थे प्रोस्ट उसके, जो कि बेहद ईमानदार, बहुत सख्त, मुझसे छोटे थे लेकिन मैं भी डरता था उनसे, बड़े उसूल के आदमी थे, ईमानदार। देखिए आपकी ईमानदार से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू इंश्योर कि वहाँ ईमानदारी हो भी। तो एक डेली वेजर को उसे पैसा कलेक्शन के लिए बैठा रखा था, डेली वेजर को। तो मैंने तकरीबन 9 लाख रुपए का जो टोटल था, वो तो अलग है कि 6-6 महीने 8-8 महीने बाद जमा किया, लेकिन 9 लाख के करीब ये आया डिस्क्रिपेंसी जो पेजेस पे टोटल और एक्चुअल में। और अब हुआ ये, वो तो डेली वेजर था, उससे पैसे दूसरे भी लेते थे ऑफिस में लोग। तो मैंने उसे बुलाया, और नसीम साहब वाइस चांसलर थे, मैं उन पर गया पहले,
मगर साहब ऐसे ऐसे है। अब दो चीज़ें हैं इसमें, या तो एक तो ये कि उस पर एक्शन हो, जेल चला जाएगा। दूसरी चीज़ है कि उस पैसे को क्या उसूल कर लें। तो वो बोले क्या ये मुमकिन है? मैं कहा यार मुझ पर छोड़िए। और आया आपके पास इसलिए हूँ कि अगर मैंने वहीं कुछ किया तो लोग कहेंगे ये शमीजान मिल के माल गोल कर लिया होगा। उन्होंने कहा नो, वो है। मैंने उस आदमी से सिर्फ 1 साल के अंदर मेरा रह गया था 9 लाख में से 6 लाख तो वसूल किए, और 3 लाख का इन राइटिंग दूसरे प्रोस्ट को दिखाया कि इनसे रिकवरी होनी है। आप देख रहे हैं। और फिर मैंने क्या किया, पकड़ा कैसे गया? पहले तो मैंने अकाउंटेंट जो था परमानेंट पोस्ट पर, उसे बुलाया। मैं कहा देखो बेटा, जिम्मेदारी तो तुम्हारी, यू आर द अकाउंटेंट, वो तो डेली वेजर, तो ऐसा करो उस डेली वेजर के हर पेज पे साइन करा दीजिए, उन्हें आप फंसेंगे। उसे क्या अंदाजा था कि क्या होने वाला, उन्हें सबके साइन करा दीजिए। फिर मैंने कहा अब ये करिए, आप काउंटर साइन कर दीजिए इसे, आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं, आप तो उसके सिग्नेचर को काउंटर साइन कर रहे हैं। जब वो सब करा लिए तब मैंने बोला बेटा आप जाओगे जेल में। तब वो पैसे की वसूली हुई। और ये एक नहीं, 50,000 केस हैं कैंपस के अंदर। डेली वेजर के अपार्टमेंट में 10-10, 12-12 लाख का लेन देन हो रहे हैं। उनकी इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट जमा हुई, नो एक्शन। दूसरी तरफ कोरोना में यूनिवर्सिटी बंद है, कोई स्टूडेंट कैंपस में नहीं है, डाइनिंग हॉल चल नहीं रहा। अप्रैल में बच्चे आते हैं, जनवरी फरवरी में 150-200 सिलेंडर आते हैं हॉल के अंदर, उसका बिल आ जाता है। उस बीच में प्रोस्ट बदल गया, उसने कहा मैं तो पे नहीं करूँगा। ये कहाँ से आया सिलेंडर? जब लड़का ही नहीं था सिलेंडर कैसे आए? उसकी इंक्वायरी हुई, एस्टेब्लिश हो गया कि हाँ इसमें गैस एजेंसी जो हमारी यूनिवर्सिटी की उसका भी, और हॉल के मुंशी और उसका ऑफिस का भी इन्वॉल्वमेंट है। सब रिपोर्ट हो गई, 20 सीटिंग हुई, रिजल्ट नो एक्शन। हमें कौम परस्त, कौम को खुश रखना है। दूसरी तरफ आज बहुत दिनों दिल चाह रहा है, एक यहाँ वोकेशनल कोर्सेज का लिए ग्रांट है बहुत बड़ी, और उसमें कुछ कमरों का कुछ रिनोवेशन का काम हुआ, कुछ फर्नीचर आया, उसके आप इंक्वायरी बैठा दीजिए, कम से कम 50 लाख का गबन निकलेगा। जो मार्केट में चेयर सरदारों के यहाँ से सिटी से आई 1200 रुपए की थी, वो 3200 रुपए की सप्लाई करी है। जो टाइल्स 40 रुपया स्क्वायर फीट में बैठती, वो 80 रुपये स्क्वायर फीट में लगाई गई। तो आखिर ये कब तक चलेगा? तो आपको ज़रूरत है कि गलत को गलत कहिए और बोलिए, चुप रह के नहीं काम चलेगा। सवाल ये था, पर्सन को टारगेट ना किसी को करिए, बिल्कुल ना करिए, आई डू एग्री, मैं भी टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन उस पूरे सिस्टम को मैं टारगेट कर रहा हूँ। आपने बहना मचाया, स्कूल के डायरेक्टर तो बहुत ख़राब है, एक आदमी के पीछे पड़ गए, वाइस चांसलर कमज़ोर है, उन्होंने हटा दिया, दूसरे को अपॉइंट कर दिया। व्हाट अबाउट डिस्टेंट एजुकेशन? व्हाट अबाउट प्रॉक्टर? व्हाट अबाउट प्रॉपर्टी? इनमें भी तो बात होनी चाहिए। नो डाउट, मैं इससे पहले भी कहा, भी कहता हूँ कि वाइस चांसलर का ये राइट है कि वो अपनी पसंद के आदमी को रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर बनाए। वो वोटिंग से नहीं बनता है, वो सबके कंसेंट से नहीं बनता, जिससे पे भी उनका ट्रस्ट हो, ही और शी हैज द राइट। और ये भी नहीं कि ये बातें अब हो रही हैं इन्हीं वाइस चांसलर के टाइम में, ये तो यहाँ 20-30 साल से यही चल रहा है। डाइनिंग हॉल में जो मैं पहले भी कहा, पुरोहित साहब होते हैं, घर में 1000 रुपये की कपड़े बर्तन धोने वाली तो रखने की हैसियत नहीं रखते, लेकिन पुरोहित बनते ही 2-2 आदमी, 6 आदमी घर पर ड्यूटी लग जाती है टावरली, और आप बहुत बड़े साहब हो जाते हैं, आपकी गाड़ी का दरवाजे भी वो खोलता है। यहाँ तक हुआ है कि कुछ पुरोहितों ने
डेली वेजर अपॉइंट किया और उसे घर की गाड़ी पर ड्राइवर, पर्सनल ड्राइवर की तरह यूज़ किया। बीवी बच्चे गाड़ी अपनी हुई उसकी, जाहिर है हॉल के पास गाड़ी नहीं है, लेकिन वो ड्राइवर फ्री का उन्होंने 3 साल यूज़ किया। कुछ जगह ये भी हुआ है, आई कैन गिव यू द लिस्ट। आप बात करें मुझसे कि ऑफिस से कहा मुझे 25,000 या 30,000 या 50,000 पर मंथ चाहिए, तो जब वो 50,000 आपको देगा प्रोट साहब, तो 1 लाख खुद भी कमाएगा। अब बच्चों का पैसा है, 1500 रुपये तो उनसे लेते हैं, वैसे बहुत कम है, उसमें भी चोरी हम करेंगे तो उन्हें हम क्या देंगे। अब चूँकि बाय एंड लार्ज बच्चे आ रहे बड़े ख़ानदानों से, बड़े अच्छी फैमिलीज से, जिनके ऊपर लाख रुपया उनके माँ बाप खर्च करें, तो वो खाना खाते ही नहीं, वो ज़्यादा बाहर खाते हैं। इसलिए वो जो पैसा है कम से कम उसमें चोरी करके भी वो काम चल जाता है। चूँकि बच्चे मुश्किल से 60 जो अटेंडेंस टोटल होती है उसके 60-70% खाते हैं और 30% बाहर खाते हैं, तो उनका जो बचा वो काम चल जाता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सफाई का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, लूट मची है। रिपेयरिंग में तो 80% तक का कमीशन है कैंपस के अंदर, कंस्ट्रक्शन में तो 10 से 20% है। ये गवर्नमेंट में भी है, कोई ऐसी बात नहीं, PWD हो, इरिगेशन, सब जगह है कमीशन। लेकिन वहाँ वो कमीशन बढ़ता बहुत लोगों में, मंत्री तक जाता है, CM तक जाता है, DM तक जाता है, MLAs MPs भी अपना हिस्सा मांगते हैं इंजीनियर साहब से। यूनिवर्सिटी में तो कोई मांगता ही नहीं। अगर मांगता है तो एक PVC साहब तो थे कुछ दिन पहले, जो सभी लोग जानते हैं, आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर रहे, वो तो ले गए हैं पैसा। उनके बारे में तो ये कि करोड़ों रुपया कमाया, और जो 30 साल की 40 साल की नौकरी में न कर पाए, वो यहाँ 5 साल की नौकरी में उन्होंने 2-2 कोठियाँ लखनऊ में और दूसरे बड़े सिटी में, इलाहाबाद में बनाई हैं। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, उनकी इंक्वायरी करा लीजिए आप। जहाँ तक जनरल साहब का आदमी है, वाइस चांसलर है, बेहद साफ सुथरे, वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ईमानदार आदमी थे। लेकिन बेचारे उस ईमानदारी और शराफत में जहनी तरीके से बहुत कमज़ोर थे। वो बेचारे किसी को दुख देना नहीं, बड़े सॉफ्ट हार्टेड थे। लिहाजा उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया, लेकिन उनके टाइम में वो उस कमाने को रोक भी नहीं पाए। तो ये चीज़ें आप बोलते रहिए। ये होता ये है कि नया वाइस चांसलर है, उसके पीछे पड़ गए, कभी गेट बंद करा रहे हैं, कभी हंगामा क्रिएट करा रहे हैं, जस्ट कि अपने काम कैसे करें, ब्लैकमेलिंग। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो वाइस चांसलर हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि उसका कोई बिगाड़ ले, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि अगर उनके पास सही कोई इत्तला आती है, कोई रिपोर्ट आती है, तो ही और शी शुड एक्ट, सिर्फ लीपापोती नहीं। और ये नहीं चलेगा। देखिए, कोई भी वाइस चांसलर हो, जब रिटायर होता है उसे पब्लिक में आना है। ठीक है, लोग खुद गर्ज हैं, सामने बोलते नहीं, लेकिन अगर सामने बोले और ईमानदारी करें, तो आई नो सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर दे विल अप्रिशिएट इट। आप कंट्रोलर से जाके बताइए कि ये एडमिशन गलत, ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन हुआ, तो आई एम श्योर ही विल सर्टनली एक्ट। चूँकि हर चीज़ उसकी नॉलेज में नहीं होती, हर चीज़ बताइए। जब फाइनेंस ऑफिस में जाइए, अगर आपका पेमेंट में या कुछ है, तो आपके ये दे विल रिजॉल्व। चूँकि वो कोई ज़रूरी नहीं कि फाइनेंस ऑफिसर की उसमें नज़र में भी हो, नीचे का स्टाफ करता है, बहुत से करते हैं, मेरे टाइम में हुआ। तो ये मुझे आपसे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बी बोल्ड, कोशिश करिए। करप्शन ख़त्म करना तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन करप्शन को कम से कम रिड्यूस करिए और जो नॉलेज में है उस पर एक्ट करिए। ये अपील है यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से, वाइस चांसलर जैसे रजिस्ट्रार साहब हैं, ये इज़ वेरी क्लीन इमेज, उनके बारे में कोई एक वर्ड नहीं कहेगा।
लेकिन वो ये कि चूँकि ग्रुपबाजी है, गैंगबाजी है, लोग हर आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो भी गलत है। हाँ, जहाँ भी गलत हो रहा है उसे पॉइंट आउट करिए और जाकर के ऑफिसर से बात करिए, उन्हें उनकी नॉलेज में लाइए। अगर लाने के बावजूद, सब प्रूफ देने के बाद भी वो कोई एक्ट नहीं करते, तब देन यू हैव टू क्राई। तब आपको जोर से बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, सड़कों पे आने की ज़रूरत है वो भी करिए। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू।